हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जून महीने के आखिरी सप्ताह यानी कि 22 से लेकर के 30 जून तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जून महीने के लास्ट वीक के जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है। तो रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट होता है ये भारत के अंदर खेला जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो इस बार ये जो 2021-22 सीजन का हुआ है रणजी ट्रॉफी, इसको जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसको पहली बार जीता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश ने फाइनल में किसको हराया, मुंबई को। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि विजेता बना है मध्य प्रदेश और उप विजेता बना है मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक किसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है ये भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक जांच एजेंसी है और इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दिनकर गुप्ता। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनआईए के नए महानिदेशक कौन हैं, दिनकर गुप्ता। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इनमें से किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो भी मैंने आपको बताया था और अब फाइनली इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान जो कि एक साहित्यिक पुरस्कार है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 2021 के लिए ये दिया गया है मशहूर लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जो हैं ये एक मशहूर हिंदी लेखक हैं और इनकी जो रचना है जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। तो मैं तो यहाँ हूँ, इनकी इस रचना के लिए इनको 2021 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तो इनका नाम याद रखिए, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो पुरुषों का जो फीफा विश्व कप होता है यानी कि फुटबॉल में जो वर्ल्ड कप होता है इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है। तो सन 2022 यानी कि इस साल भी ये होने वाला है और इसका आयोजन किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। तो कतर के दोहा में इस बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा और फिर इसके 4 साल बाद यानी कि 2026 में ये कौन सी कंट्रीज में होगा, इसकी मेजबानी दी गई है 3 देश को। इनमें से एक है कनाडा, दूसरा है मैक्सिको और तीसरा है अमेरिका। और ये पहली बार होगा जब 3 कंट्रीज फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। तो इन तीनों का नाम याद रखिए, तीनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 और 24 जून को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किया गया है। तो ब्रिक्स जिसमें आपको पता है 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन देशों के जो नेता हैं वो साल में एक बार मिलते हैं। हालांकि इस बार जो सम्मेलन हुआ है ये वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है क्योंकि 2022 में ब्रिक्स का मेजबान है चाइना। तो चाइना की अध्यक्षता में इस बार का 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स के जो 5 नेता हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है, फिर इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन 5 नेताओं ने इस बार के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एनम एजुथम योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देखकर ही समझ गए होंगे, ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तो तमिलनाडु की सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एनम एजुथम योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इस कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चों के सीखने में गैप आया है उसको भरने के लिए हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिसका नाम है एनम एजुथम योजना। इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 3 तक की कक्षा के जो छात्र हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है।
तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? इसके अंतर्गत आप एक ही राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी क्षेत्र में जो उचित मूल्य वाली दुकानें होती हैं वहां पर सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ये अब भारत के सभी 36 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो चुकी है। आपको पता है भारत के अंदर आज के समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी में इस योजना को लागू कर दिया गया है। जो भारत का 36वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना है ये है आसाम। तो सबसे बाद में ये लागू हुई है असम राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक वही है जो कि पिछले बार थी, यानी कि 135। तो भारत की रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है इसको जारी किया है एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ने जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस और ये बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टॉप कंट्री है आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड जो है वो इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है। फिर इसके बाद अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत का यहाँ पर स्थान है 135 जो कि 2021 में भी यही था। बॉटम कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे है अफगानिस्तान, यानी कि सबसे अशांत देश जो है वो है अफगानिस्तान जिसकी रैंकिंग है 163। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के बारे में यही 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगला सवाल आपके सामने है, 22 जून को किस देश में आए 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के चलते लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसको डूरंट लाइन बोलते हैं उसी के पास में 6.2 तीव्रता वाला एक भूकंप आया जिसके चलते अफगानिस्तान के 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के अभी के समय जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति, लेकिन अब टी.एस. तिरुमूर्ति की जगह लेंगी एक महिला जिनका नाम है रुचिरा कंबोज। दोस्तों आपको बता दूं कि रुचिरा कंबोज जो है ये अभी के समय भूटान में भारत की राजदूत हैं। तो अब इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 से लेकर के 28 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की? तो जून महीने के आखिर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर गए थे, एक तो जर्मनी और दूसरा यूएई। मेनली इसमें इन्होंने जर्मनी की यात्रा की है क्योंकि यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वापसी के दौरान इन्होंने यूएई का भी दौरा किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में। इसमें इन्होंने 2 देशों की यात्रा की है, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। जर्मनी की यात्रा के दौरान इन्होंने 26 से 27 जून तक आयोजित जर्मनी के स्लॉस एलमाउ शहर में G7 शिखर सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया। वैसे तो भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत समेत कुछ अन्य कंट्रीज को भी इस बार के सम्मेलन में इनवाइट किया गया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। जो G7 देश हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके बाद वापसी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई का भी दौरा किया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यूएई के नए राष्ट्रपति बने थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, क्योंकि वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान उनका निधन हो गया था। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का उम्मीदवार कौन है? तो इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि आप जानते हैं झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से अगर आप से पूछें कि विपक्ष का उम्मीदवार किसको बनाया गया है, तो उनका नाम है यशवंत सिन्हा, जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, एक तो द्रौपदी मुर्मू और दूसरे हैं यशवंत सिन्हा। तो यहाँ पर देखिए यही पूछा गया है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के उम्मीदवार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशवंत सिन्हा, जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 23 जून को किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है? तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है वाणिज्य भवन। ये इंडिया गेट के पास में ही बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने।
इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल का भी अनावरण किया है जिसका नाम है निर्यात पोर्टल। निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ही पोर्टल है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल यही पूछा गया है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि निर्यात पोर्टल जो लॉन्च किया गया है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। यानी कि भारत का जो विदेशी व्यापार होता है उससे रिलेटेड सभी तरह की जानकारी इस निर्यात पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। अब इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस कंपनी ने सूर्य नूतन नामक एक इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है? यानी कि घर के अंदर भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके भोजन बनाया जा सकता है। तो ये सूर्य नूतन नाम का जो डिवाइस है इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है इंडियन ऑयल ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य नूतन नाम का ये जो सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है ये किसी भी वेदर कंडीशन में काम करेगा। 21 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये ज्योतिर्गमय महोत्सव क्या है? हाल ही में भारत के साहित्य नाटक अकादमी और भारत के संस्कृति मंत्रालय ने ये ज्योतिर्गमय महोत्सव का आयोजन किया था। इस महोत्सव के अंतर्गत भारत के जो अज्ञात कलाकार हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, हालांकि उनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसे अज्ञात कलाकारों की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया था ज्योतिर्गमय। और इसका उद्घाटन किया था भारत के जो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं यानी कि जी किशन रेड्डी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको दो बात याद रखनी है, इसका उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हाल ही में किस देश के खोब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। यानी कि आपको बताना है जो खोब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान है ये किस कंट्री में है जिसको हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगोलिया। तो मंगोलिया के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है खोब्सगुल झील नेशनल पार्क और इसको हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया है। बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर रहने वाले जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। आपको बता दूं कि भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं तो उनकी संख्या है 18। हालांकि इनमें से यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या है 12। जिस तरीके से ये हाल ही में बना है मंगोलिया का नेशनल पार्क, इसी तरीके से भारत के अंदर टोटल 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली है। जो सबसे लेटेस्ट यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हुआ था भारत का, ये था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और ये आपको बताया कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो संस्था है ये हर साल एक इंडेक्स जारी करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन से हैं दुनिया के, उनको यहाँ पर रैंक किया जाता है। तो इस बार के इंडेक्स में जिस शहर ने टॉप किया है ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है ये रहने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है। आपको बता दूं कि वियना शहर में ही ओपेक का हेडक्वार्टर भी है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी हुआ है इसको लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। इसमें मैंने आपको बताया टॉप सिटी है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे बेस्ट है दिल्ली। वहीं आप देख सकते हैं सबसे बॉटम में है दमास्कस जो कि है सीरिया की राजधानी। तो नंबर 1 पर कौन सा शहर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और सबसे बॉटम में कौन सा है? सीरिया की राजधानी दमास्कस। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने देश की कितनी सीमावर्ती सड़कों के किनारे BRO कैफे की सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 75। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 75 जगहों पर BRO कैफे स्थापित किए जाएंगे। इन BRO कैफे के जरिए जो पर्यटक हैं उनको विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जैसे कि पार्किंग की सुविधा, रेस्टोरेंट, ठहरने की सुविधा इत्यादि।
ये जो BRO कैफ़े होंगे इनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 23 जून को किस रॉकेट के माध्यम से भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो GSAT-24 जो है ये भारत का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है एरियन 5 रॉकेट से। जो एरियन स्पेस एजेंसी है उसी के द्वारा हाल ही में फ्रेंच गुयाना से इस एरियन 5 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो GSAT-24 नाम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको इसरो की जो कॉमर्शियल ब्रांच है यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसके द्वारा डेवलप किया गया है टाटा स्काई के लिए। तो इसको टाटा स्काई इस्तेमाल करेगा। तो इसरो की जो कॉमर्शियल ब्रांच है एनसिल उसने टाटा स्काई के लिए GSAT-24 नाम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट विकसित किया है, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट की मदद से। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं लिसा स्टालेकर। जो लिसा स्टालेकर हैं ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। तो इन्हीं को फीफा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए 103.5 मिलियन डॉलर में अपना नोबेल शांति पदक बेचा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दमित्री मुरातोव। तो दमित्री मुरातोव जिनके बारे में आप जरूर जानते होंगे क्योंकि साल 2021 में इनको और इनके अलावा एक फिलीपींस की पत्रकार थी जिनका नाम था मारिया रेशा, तो दो लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रूस के पत्रकार दमित्री मुरातोव और फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा। तो रूस के जो पत्रकार हैं दमित्री मुरातोव इन्होंने हाल ही में यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए अपना जो नोबेल शांति पदक है इसको 103.5 मिलियन डॉलर में सेल किया है। बेसिकली इसके लिए नीलामी का आयोजन किया गया था और इनका जो नोबेल शांति पदक है ये 103.5 मिलियन डॉलर में खरीदा गया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने स्वयं के रॉकेट नूरी के साथ में उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपने खुद के रॉकेट के जरिए एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है और इस रॉकेट का नाम है नूरी। जिस तरीके से आप जानते हैं भारत के पास PSLV GSLV है, उसी तरीके से दक्षिण कोरिया का जो रॉकेट है उसका नाम है नूरी और इसी रॉकेट की हेल्प से हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहली बार किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। और इस तरीके से दक्षिण कोरिया जो है ये दुनिया का 10वां कंट्री बना जो कि सक्षम है कि अब ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हाल ही में बने थे, उनका नाम है यून सुक योल। बाकी यहाँ की करेंसी है वॉन और यहाँ की जो राजधानी है वो है सियोल। पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो देश का फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलता है यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है इसकी जो टोटल ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 6% सोलर पावर के जरिए कंप्लीट किया जाता है, जबकि बचा हुआ 94% इसके लिए हाइड्रो पावर का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जल ऊर्जा। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर और सोलर पावर पर चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। 1 जुलाई से किस राज्य की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। तो केरल राज्य की सरकार ने राज्य के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए हाल ही में एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है जिसका नाम है मेडिसेप योजना। तो यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है मेडिसेप का फुल फॉर्म है मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनको 3 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि इसके लिए जो प्रीमियम भरना होगा वो 4800 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, साथ ही 18% GST भी देना होगा। तो ये एक चिकित्सा बीमा योजना है केरल राज्य सरकार की। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 किस देश के अंदर आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इस बार का जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है
इसका हाल ही में आयोजन किया गया था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 27 जून से लेकर के 1 जुलाई तक। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, यहीं पर इस बार इस संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैसे आपको बता दूं कि इसकी सह मेजबानी की थी केन्या कंट्री ने, यानी कि 2 कंट्रीज की सह मेजबानी में यह सम्मेलन हुआ, पुर्तगाल और केन्या। लेकिन जिस जगह पर उसका आयोजन किया गया है यह है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। आपको बता दूं कि इसमें भारत का जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसको लीड किया था भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लिस्बन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस कोविड-19 महामारी के दौर में बेहतर मैनेजमेंट के लिए यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है ओडिशा राज्य सरकार की एक पहल को, जिसका नाम है मो बस सेवा। तो मो बस जो है ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है ओडिशा राज्य सरकार की, जिसके लिए हाल ही में इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम आधारित भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों को शुरू किया गया है। तो उसी के अंतर्गत हाल ही में भारत से नेपाल जाने वाली एक भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को रवाना किया गया दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। बेसिकली ये जो ट्रेन है ये 18 दिनों की यात्रा पर रवाना हुई है, जिसके अंतर्गत भगवान राम से जुड़े जो स्थल हैं उनकी यात्रा करवाई जाएगी, जैसे कि चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या, रामेश्वरम, सीतामढ़ी इत्यादि। तो इसी तरीके से ये जो ट्रेन है ये नेपाल में भी जाएगी। नेपाल में जो जनकपुर है वहाँ भी ये ट्रेन जाएगी। तो इसको हाल ही में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। तो 18 दिनों की यात्रा के बाद ये फिर से दिल्ली में वापस आ जाएगी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज तैनात किया है? तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? इसको सन 2019 में भारतीय नौसेना ने शुरू किया था और इसके तहत खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाज़ों को तैनात किया जाता है ताकि जो भारत के कार्गो शिप आते हैं इस रास्ते से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो हाल ही में इसी ऑपरेशन संकल्प के तहत तीसरे साल INS तलवार जो कि एक फ्रिगेट जहाज है इसको तैनात किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 से लेकर के 26 जून तक अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अंबुबाची मेला जो है ये आसाम का एक फेमस फेस्टिवल है। आप जानते हैं कि आसाम में कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी के अंदर, तो वहीं पर ये मेला लगता है अंबुबाची मेला। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो इस बार 48वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है जर्मनी के स्लॉस एलमाउ शहर में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया जर्मनी के स्लॉस एलमाउ शहर में और यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें G7 कंट्रीज ने तो पार्टिसिपेट किया ही है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंट्रीज को इनवाइट भी किया गया था, भले ही ये G7 के मेंबर नहीं हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, भारत, फिर इसके अलावा इंडोनेशिया, सेनेगल, यूक्रेन और दक्षिण अफ्रीका। इन कंट्रीज के लीडर्स तो यहाँ पर आए थे, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए थे। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत को भी मैंने आपको बताया इनवाइट किया गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया था। और ये हैं जो सेंटर में हैं जर्मनी के जो चांसलर है वर्तमान समय में ओलफ सोल्ज, इन्होंने ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राज्यों के खेल मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो हाल ही में राज्यों के खेल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें देश भर के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया आप जानते हैं ये फेमस है दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू के लिए, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो यहीं पर हाल ही में राज्यों के खेल मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया
और याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया था भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं यानी कि अनुराग ठाकुर ने। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं साल 2023 ये वो साल होगा जब भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा और भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो G20 की जो नेक्स्ट बैठक होने वाली है वो वैसे तो वर्ल्ड लीडर्स की जो मीटिंग होगी वो नई दिल्ली में होगी प्रगति मैदान में, लेकिन कुछ अन्य मीटिंग्स को जम्मू कश्मीर के अंदर भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जम्मू कश्मीर भी G20 की बैठक के लिए मेजबान होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, हाल ही में इसका नया प्रमुख बना दिया गया है तपन डेका को। तपन डेका से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद कुमार, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है तपन डेका ने। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है यानी कि रॉ, इसके प्रमुख कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो रॉ के जो प्रमुख हैं उनका नाम है सामंत गोयल और इन्हीं को 1 साल के लिए अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो 1 साल तक ये बने रहेंगे। सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो नीति आयोग के अभी तक जो सीईओ थे उनका नाम था अमिताभ कांत, लेकिन अमिताभ कांत अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह ले ली है परमेश्वरन अय्यर ने। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। बाकी आपको पता ही होगा नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि विजय अमृतराज। तो विजय अमृतराज जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भारत के महान टेनिस खिलाड़ी थे और इनके सम्मान में हाल ही में लंदन के अंदर एक समारोह का आयोजन किया गया था और उसी समारोह के दौरान इनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने के लिए काफ़ी अहम योगदान दिया है। तो विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक यानी कि जिसको बोलते हैं चोगम मीटिंग, इसका आयोजन किस शहर के अंदर किया गया? तो देखिए राष्ट्रमंडल देशों के जो नेता हैं वो हर 2 साल में एक बार मिलते हैं इस मीटिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग। यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो 54 कंट्रीज हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं चोगम मीटिंग। इस बार इसका जो 26वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया रवांडा की राजधानी किगाली में। तो रवांडा ने इसकी मेज़बानी की है और यहाँ की राजधानी किगाली में इसका आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है समिट्स का, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी थीम रखी गई थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि इस बैठक के अंदर यानी कि 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, तो इसमें देश के प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह पर यहाँ पर भेजा था डॉक्टर एस जयशंकर को। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रमंडल देशों के जो नेता हैं उन्होंने इस बार की चोगम मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया है, जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया है भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल ने इनमें से किन 2 देशों को क्रमशः अपने 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में स्वीकार किया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के अंदर टोटल 54 देश आते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या 2 बढ़कर हो गई है 56। यहाँ पर आप देखिए इस बार की इस मीटिंग के दौरान ही 2 कंट्रीज को इसके मेंबर के रूप में स्वीकार किया गया है। ये 2 कंट्रीज हैं गैबोन और टोगो। गैबोन बना है 55वां कंट्री जो कि
राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ है, जबकि टोगो जो है ये 56वां कंट्री बना है। गैबन और टोगो दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर कंट्रीज की संख्या कितनी हो गई है? 56। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश के अंदर पाई गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंबोडिया। तो कंबोडिया कंट्री के अंदर हाल ही में एक फिशरमैन ने यहाँ पर जो मेकोंग रिवर है, तो मेकोंग रिवर के अंदर लगभग 300 किलोग्राम की एक मछली पकड़ी है, जो कि अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। तो ये कंट्री याद रखिएगा, कंबोडिया। और यहाँ की जो रिवर है मेकोंग रिवर, वहाँ पर इसको पकड़ा गया है। जुलाई अगस्त में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो अभी मैंने आपको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बताया था, जिसमें टोटल अब हो चुके हैं 56 देश। तो इन कंट्रीज के बीच में एक गेम भी होता है जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। ये गेम 4-4 साल में एक बार होता है। तो 2022 में इसका आयोजन होने वाला है ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। तो इसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जाएगी, उसका कप्तान किसको बनाया गया है? इसका कप्तान बनाया गया है मनप्रीत सिंह को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेगा? यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत के जो 37 खिलाड़ी एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे, तो उनका नेतृत्व कौन करेगा? तो इनका नेतृत्व करेंगे भारत के महान भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछले ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीबीडीटी, इसका नया अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिल चालक कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं, ये भारत के एक मशहूर साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है रोनाल्डो सिंह। और रोनाल्डो सिंह ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि इन्होंने जो हाल ही में एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इस तरीके से एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय साइकिल चालक यानी कि साइकिलिस्ट बन गए हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन देखिए अपॉइंटमेंट्स का है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30 जून को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप जानते हैं कि अभी तक महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था उद्धव ठाकरे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकनाथ शिंदे जो हैं ये शिवसेना पार्टी के ही हैं जिस पार्टी के उद्धव ठाकरे थे। इसके बाद अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था, तो इन्होंने इस्तीफा देने से जस्ट पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की अध्यक्षता की थी और इनकी अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए थे जिसमें 3 नाम परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, नवी मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या हो गया है? डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी तरीके से 2 शहरों के नाम भी बदले गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद शहर है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। इसी तरीके से अगला सवाल है, ओस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया? तो महाराष्ट्र के अंदर जो ओस्मानाबाद शहर है इसका नाम पलटकर हो गया है धाराशिव। तो ये जो तीनों नाम परिवर्तन हुए हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, 2 शहरों के नाम बदले हैं। औरंगाबाद का नाम हो गया है संभाजी नगर और ओस्मानाबाद शहर का नाम हो गया है धाराशिव। और एक एयरपोर्ट का नाम बदला है, नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम हो गया है डीबी पाटिल के नाम पर।
भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक यानी कि डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने भारत के कई सारे सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी सेवाएं दी थी, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, जो कि एक मार्तन कंपनी है। इसी तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनमें इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया था। साथ ही कई सारे अन्य उपक्रमों में भी इन्होंने सेवाएं दी थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया कहा जाता है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनको कौन से साल में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बेसिकली इनको तीनों ही पद्म पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण, ये इनको मिला था सन 2007 में। पद्मश्री मिला था 1973 में, पद्म भूषण मिला था 1986 में और पद्म विभूषण दिया गया था सन 2007 में। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की ये जीवनी है। तो जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ये किताब लिखी गई है और इसको लिखा है राहुल रामगुंडम ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राहुल रामागुंडम ने ये बुक लिखी है और किसके ऊपर आधारित है? जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। सन 1998 से लेकर के 2004 तक इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में सेवाएं दी थी और सन 2019 में इनका निधन हो गया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि हाल ही में भारत और आयरलैंड के बीच में जो T20 मैच हुआ था उसमें हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था और इस तरीके से ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल। तो केरल राज्य की सरकार ने हाल ही में सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर कोई भी दुर्घटना होती है सड़क पर तो उसके मालिक को उसके लिए अलर्ट मैसेज भेज दिया जाएगा। तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो है इसको शुरू किया है केरल राज्य की सरकार ने। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो दुनिया भर की जो फुटबॉल टीम है उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए फीफा रैंकिंग जारी की जाती है और अभी जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को स्थान मिला है 104वां। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपसे पूछें कि पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट मेंस फुटबॉल टीम आज के समय कौन सी है, तो वो है ब्राज़ील की टीम। ब्राज़ील की टीम है नंबर 1 पर और भारत की टीम की रैंक है 104। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि भारत के झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के बाद वो तीसरा राज्य कौन सा है जहां पर यूरेनियम का खनन किया जाएगा? तो ये राज्य है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तीसरी यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है गोगी यूनिट और यहीं पर यूरेनियम का खनन किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। आपको बता दूं कि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही यहाँ पर खनन शुरू किया जाएगा। MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हर साल 27 जून को MSME दिवस यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के MSME दिवस के अवसर पर नेशनल MSME अवार्ड 2022 प्रदान किए गए और इसमें MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओडिशा राज्य की सरकार को फर्स्ट प्राइज मिला है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट प्राइज तो मिला है ओडिशा राज्य को, इसके बाद दूसरा प्राइज मिला है बिहार राज्य को और थर्ड प्राइज मिला है हरियाणा राज्य को। तो ये तीन आपको ध्यान रखते हैं। और भारत के वर्तमान में केंद्रीय MSME मंत्री कौन है? उनका नाम है नारायण राणे। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से भारत का जो मेन बैटल टैंक है अर्जुन टैंक, उसके जरिए हाल ही में
इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अहमदनगर, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है यहीं पर इसका परीक्षण किया गया है अर्जुन टैंक के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF का नया अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारोत्तोलन यानी कि वेटलिफ्टिंग के लिए संस्था है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। तो अभी इसके नए अध्यक्ष को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है मोहम्मद जलूद। तो मोहम्मद जलूद बने हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसने अपने नाम कर लिया है? तो भारत और भारत के बाहर रहने वाले जो NRI समुदाय हैं उनके बीच में ये प्रतियोगिता कराई जाती है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई, इसका ताज जीता है खुशी पटेल ने। और खुशी पटेल जो है ये ब्रिटेन में रहती हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ये हैं इस बार के मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता, जिनका नाम है खुशी पटेल। किस राज्य की सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? तो काशी यात्रा योजना शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी के अंदर भगवान शिव का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो वहाँ की यात्रा पर जो भी कर्नाटक के नागरिक जाएंगे उनको कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, काशी यात्रा योजना शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के अंदर पहली बार अति दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया फॉर्चुलेटा पाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल ही में एक रेयर कार्निवोरस प्लांट की स्पीसीज डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया फॉर्चुलेटा। 30 जून को इसरो ने PSLV C-53 के जरिए किस देश के 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, वहां से एक मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन में इस्तेमाल किया गया जो रॉकेट है उसका नाम है PSLV C-53 और इस रॉकेट के जरिए टोटल 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये तीनों ही सैटेलाइट सिंगापुर के हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों सैटेलाइट्स के नाम हैं DSEO, न्यूसार और स्कूब 1। तो ये जो तीनों सैटेलाइट हैं ये सिंगापुर के सैटेलाइट हैं जिनको इसरो ने लॉन्च किया है। 30 जून को जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस जो हैं ये हाल ही में फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की करेंसी है पीसो। और फिलीपींस ही वो पहला देश है जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया है। साथ ही यहाँ पर एक तूफान भी आया था जिसका नाम था मैगी। हाल ही में किस देश में स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग को यूनेस्को की मान्यता मिली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। तो यहाँ पर पहले आपको बता दूं ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो भारत के अंदर एक संस्था है जो कि NCERT के अंतर्गत काम करती है। NCERT के अंतर्गत एक संस्था है जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CIET। तो इसी ने भारत के अंदर स्कूली शिक्षा में ICT का उपयोग किया, जिसके चलते यूनेस्को के द्वारा इसको सम्मानित किया गया और इसके लिए यूनेस्को के द्वारा इसको एक पुरस्कार मिला है जिसको बोलते हैं किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज 2021। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 28 और 29 जून को GST परिषद की 47वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST परिषद की जो मीटिंग होती है हाल ही में 47वीं बैठक आयोजित की गई है चंडीगढ़ शहर में। हालांकि इसको पहले श्रीनगर में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसको बदल करके कर दिया गया था चंडीगढ़। तो याद रखिएगा GST काउंसिल की जो 47वीं मीटिंग हुई है इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में और इसकी अध्यक्षता की है भारत की जो वित्त मंत्री हैं यानी कि निर्मला सीतारमन ने। जुलाई में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप होता है ये 4-4 साल में एक बार होता है और अभी इसका आयोजन किया जा रहा है 2 कंट्रीज में, स्पेन और नीदरलैंड। यानी कि 2022 में
महिला हॉकी विश्व कप के 2 मेजबान कंट्रीज हैं, स्पेन और नीदरलैंड। तो ये 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम को लीड कर रही हैं सविता पुनिया, जो कि आप जानते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है। और दूसरा सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जून 2022 के आखिरी सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। और इसी के साथ पूरे जून महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने 4 वीकली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।